आज नतीजे आने और फ्रॉड, ये अगले क्वार्टर का फ्रॉड होगा ना, मतलब फाइनेंशियल में तो अगले क्वार्टर आएगा, नहीं, इसी क्वार्टर आने वाला है क्या? पकड़ के बता दिया तो इसी क्वार्टर में होगा। अभी तो अप्रैल मार्च 31 मार्च तक पता नहीं चला हो। नहीं, Q4 के अंदर ही है। ओह, तो उन्होंने आपको अलर्ट कर दिया नतीजे गड़बड़ाएंगे, इसके लिए एडवांस अलर्ट है ये। एडवांस अलर्ट है ये। ओ भाई साहब, चलिए देखेंगे, नतीजों का इंतजार इन सब इंटरेस्टिंग कंपनीज का रहेगा, लेकिन पहले तो भाई मंगलवार की सुबह, और सबसे पहले हनुमान जी को हैप्पी बर्थडे और आप सबों को फेस्टिविटीज की खूब खूब बधाई। हफ्ते का डे 2 है और बढ़िया शुरुआत हुई कल हमारे कारोबारी हफ्ते की। वो फ्राइडे को इंट्राडे में बढ़िया 370 पॉइंट की रिकवरी, बढ़िया कवरिंग के मूव्स, वो कल भी एक्सटेंड होते हुए नजर आए, बढ़िया रहा। तो वो फ्राइडे की रिकवरी के बाद बढ़िया फॉलो थ्रू कल के सेशन में मिला और तस्वीर देखिए कैसे बदल गई। फ्राइडे को 21,777 के लोज लगाने के बाद कल 22,300 के कंफर्टेबली ऊपर बंद हुए, यानी कि फ्राइडे के इंट्राडे लोज से कल का क्लोज पकड़ लूं तो इन डे ट्रेडिंग सेशन में 550 पॉइंट से ज्यादा का रिकवरी ट्रेड प्ले आउट हो चुका है। 2.5% सिर्फ इन डेढ़ दिनों में निफ्टी में उछाल हमने आता हुआ देखा है। तो टचवुड, काफी हालात सुधर गए इन 2 ही ट्रेडिंग सेशंस में। खैर, आज भी इंपॉर्टेंट कारोबारी सत्र रहेगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन, फिन निफ्टी की एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे होंगे। खुलते ही दिग्गज हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स पे हमें रिएक्ट करना है। प्लस आज अब यहां से धीरे धीरे अब रिजल्ट सीजन पिकअप हो रहेगा। आज के बाद कल से तो बहुत तेजी से पिकअप कर जाएगा। आज खैर टाटा कंज्यूमर के निफ्टी के नंबर्स आने और वायदा के 3 नंबर्स वो स्क्रीन पे दिख जाएंगे आपको। उन सब पे आगे आऊंगा जब इवेंट्स कैलेंडर डिस्कस करूंगा। और हम ध्यान रखें, D-2 कह लीजिए, ये है मंथली एक्सपायरी का हफ्ता। थर्सडे को मंथली एक्सपायरी की तैयारी करनी, तो अब उसके बेहद करीब आ गए, तो इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई बेहतर ही रहेगा मूड, 50 पॉइंट या 1/4% के उछाल के आसपास। एमएनएम के नतीजे टल गए भाई साहब, एमएनएम फाइनेंशियल्स की। वो हेडलाइन से भी हटा दीजिएगा, सॉरी हेडलाइन तो गई, अब क्या रिजल्ट कैलेंडर से हटा दीजिएगा। रिजल्ट टल गया, मेरे ख्याल से नए एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, समझेंगे, बूझ जाएंगे, उसके बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे। वो ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आज नंबर आने थे, अब नहीं आएंगे। खैर, गिफ्ट निफ्टी भी लौट रहा हूं, 50 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस हैं। क्विकली एशियाई मूड माहौल दिखाइएगा, साथ साथ नीरज जी, वीरू, हर्षदा को दिखा दीजिए। थोड़ी देर में इन सबसे चर्चा करेंगे, आज का मूड और आज की रणनीति सब सेट कर लेंगे। रखिए एशिया प्लीज स्क्रीन पे, मिला जुला है, हरे में ही है। कल अच्छे मूव सबने एंजॉय कर रखे हैं, आज हल्के हरे निशान के साथ कामकाज हो रहा है। पूरे एशिया में मूड बढ़िया है, और क्योंकि हैंडओवर यूएस से बढ़िया आ गया है। कल रात में यूएस के तीनों बेंचमार्क्स 2/3 से 1.25% के गेन्स के बीच कामकाज करते हुए नजर आए। डाउ एक समय फ्लैट लाइन पे आ रहा था, वहां से एकदम टेक ऑफ कर गया। वैसे हम भी कल ऐसे ही गए थे, शुरुआत के अप मूव्स के बाद ठंडे पड़े तो उसके बाद निकले, डाउ ने भी ऐसे ही टेक ऑफ कर लिया था। यह है डाउ की स्थिति कल की। और आज सुबह की फ्यूचर्स लार्जली एकदम फ्लैट, एकदम मिले जुले। तो हैंडओवर तब और आपकी पहली प्लेट दिखा देता हूं, जहां छोड़ा था उसके ऊपर, चाहे वो डाउ फ्यूचर्स हो, एसएनपी हो, नैस्डैक को, सब ऊपर मिला। इसीलिए एशिया भी, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ठाक मूड में है। ऐसे में नीरज जी, कैसे संकेत इस पुल बैक को यूएस में जो दिख रहा है, कैसे रीड कर रहे हो आप? ये पुल बैक फंडामेंटली सपोर्टेड नहीं है। कई दिन से, 6 दिन से मार्केट गिर रहा है, पिट रहे थे इसलिए चल रहे हैं। हाँ, इसलिए अब इतने दिन से बेच रहे थे तो एक दिन कवर भी तो करेंगे। तो हमारे भी वैसे ऐसे ही हुआ है फ्राइडे और आज के बीच में, बहुत पिटने के बाद हम भी बाउंस बैक तो वो वैसे ही बाउंस बैक था। और टेक्नोलॉजी शेयर्स में ज़्यादा बाउंस बैक था, क्योंकि इस हफ्ते उनके रिजल्ट हैं 4-5 के, सब बड़े दिग्गजों के रिजल्ट आने वाले हैं। तो उसकी वजह से भी चूँकि काफ़ी पिटाई हुई थी सबकी, एनवीडिया वगैरह काफ़ी पिटे हैं, तो उसमें थोड़ा बाउंस आया है। लोगों ने थोड़ी सी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करी है। फ्रेश बाइंग तो नहीं है, एक तो रीज़न ये था, इसलिए आपको देखने को मिला। बहाना इसके पीछे या लॉजिक इसके पीछे ये दिया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की तनाव कम हो गई है या थम गई है, दोनों पक्ष अब नहीं कुछ करेंगे, क्रूड भी नरम पड़ा हुआ है।
और इसकी वजह से लोगों को एक शांति मिल रही, चलो एक तनाव थोड़ा कम हुआ है, तो एक बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है। साथ ही PCE का नंबर आना है इसी हफ्ते, जिसको फेड ज्यादा पैनी नजर देखता है। जिसको पैनी नजर देखता है, तो वो इस हफ्ते आना है। अब मेरी एक ये थ्योरी है, थ्योरी क्या मतलब ऐसा अनुमान है कि PCE का नंबर आना, इधर गोल्ड में कल धुआंधार बिकवाली हुई है। इस बार गिरेगा ना, बुरी तरह से गिरा, कल 3% गिरा एक दिन में। तो मैं प्रॉमिस बीवी से कुछ लूंगा, आज ले लो, मौका है। तो क्या PCE का प्रियम्पशन है कि थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, कुछ ऐसा अनुमान लगा रहे हैं क्या लोग, या फिर गोल्ड तनाव कम हो गया खाड़ी में, उसकी वजह से पता नहीं, नंबर देख के हम लोग अंदाज लगाएं। लेकिन गोल्ड में जिस तरह से कल फॉल आई है ना, ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डॉलर उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। डॉलर केवल जापानी करेंसी येन के अगेंस्ट 40 साल के हाइस पे चला गया है। 154 येन बराबर $1 हो गया है, जबकि उन्होंने रेट बढ़ा लिए थे। बहुत बुरी स्थिति में है जापान इस समय। उनकी भी मीटिंग इसी फ्राइडे को आउटकम आएगा, हाँ, तो वो भी जापान का तय करेंगे। तो खैर ये वाली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिबेट पर जाते हैं, लेकिन सीधे सीधे ये है कि थोड़ी सी एक रिकवरी है, इसको बहुत ज़्यादा दमदार मत मानिएगा। बहुत दिन से गिर रहा था, इसलिए कल चला है। नतीजों पर नज़र रहेगी इस क्वार्टर में। अनुमान है कि नतीजे अच्छे आएंगे इन सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के, लेकिन इनके मुखार बिंदु से आगे के लिए क्या निकलता है ये महत्वपूर्ण, क्योंकि उसी चक्कर में गिरे थे सब। तो गाइडेंस पर नज़र रहेगी, बाकी नंबर तो अच्छे आने की संभावना है। चलिए, टेक शेयरों के मुख से क्या निकलता है, को आपने क्या बोला? श्रीमुख से निकलेगा जो। यही बोला आपने क्या? हाँ, यही बोला। अच्छा। मुखार बिंदु से जो हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मारे आप। तो ठीक है, बेसिकली कहना चाहते हैं कमेंट्री कैसी है, कमेंट्री कैसे बात हिंदी में। हाँ, तो ये कहानी है। PCE यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नंबर्स जमाएंगे तब उसको एड्रेस कर लेंगे उसको भी। खैर हाँ, BOJ की आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ज्यादातर अभी भी स्टेटस को मान रहे हैं। हाँ, कुछ भाव तो वही कह भी रहा है। वही कह रहा है। देखते हैं क्या निकल के आता है उस बैठक से। चलिए भाई, वीरू के पास चला जाए और जान लिया जाए आज कैसे अब इस बाजार को अप्रोच करना है। निफ्टी कल का आपकी स्क्रीन पर है, अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। कहना चाहिए कल एक बढ़िया रेजिलिएंट परफॉर्मेंस था, हमने कंफर्टेबली वो 22,300 के स्तरों को पार कर डाला। और वीरू, मंथली सामने खड़ी है, क्या लग रहा है? कल स्क्रीन तो वाकई अच्छी थी, जाते जाते तो दमखम तगड़ा था। ऐसे में आपकी रीडिंग, आपका डेटा कितना सपोर्टिव, क्या अप्रोच रखा जाए निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल क्लोजिंग के वक्त ब्रेथ अच्छी थी। और जब अभी नीरज जी की कमेंट्री में सुन रहा था, आपके शब्दों का चुनाव भी सुन रहा था मैं, जब रिकवरी पर और अपस्विंग पे थोड़ा भी डाउट हो तो जैसा कल बाजार ने किया वैसा ही करिए। थ्रेश होल्ड पॉइंट्स पर ट्रेड करिए और पुट राइटर्स के कन्वर्शन जोन्स पर ट्रेड करिए। कल मैंने एक लेवल दिया था, आपको याद होगा, कि 210 बाइसेक्ट हुआ तो 289 310 की ट्रैजेक्टरी आएगी। 310 भी आया और 310 के ऊपर सस्टेन हुआ तो यू विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 22369 और एग्जैक्टली वहां तक गया आशीष। मतलब क्या कि कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर जब परसिस्ट कर रहा था तो परसिस्ट कर रहा था और उसके बाद स्विंग इसने दिया और डे हाई पे क्लोज हुआ ऑलमोस्ट, अगर आप देखें। और निफ्टी बैंक में क्या हुआ? निफ्टी बैंक जिस क्लस्टर में खुला वो एक टिपिकल प्रॉफिट टेकिंग क्लस्टर था, 48,000 कॉल राइटर्स का जोन, और जो इसका इंटरडे हाई था उसके ऊपर थोड़ा सा एक गैप परसिस्ट कर रहा था। तो ये सिंक हुआ, 20 डिमा पे रेस्ट लिया, फिर पुल बैक दिया। कल का प्राइस बिहेवियर ये मैसेज देता है कि अब जब हम रिकवरी पे हैं तो हमें थ्रेश होल्ड पॉइंट्स पे, यानी कॉल राइटर्स के पॉइंट को टेस्ट करना है, पुट राइटर्स के कन्विक्शन को टेस्ट करना है और वैसे ही ट्रेड करना है। मैं क्या पूछ सकता हूँ? पहले इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को थोड़ा सा खंगालते हैं। 2900 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग, 3542 करोड़ रुपए का DIs का बाय। थ्रस्ट आशीष DIs की बाय से ही आ रहा है। थ्रस्ट FIs ने इंडेक्स बेचा करीब 490 करोड़ रुपए का, अगेन 7900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 2000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे। स्टॉक फ्यूचर्स में 3400 करोड़ रुपए की बाइंग। यहां पे अच्छी चीज है कि 4500 करोड़ रुपए की 4500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए। पुट शॉर्ट 1,48,000 आई है, मतलब हमें इसी से कन्विक्शन लेना है। कल जहां पुट राइटिंग आई है वहां के डिप को हमें बाय करना है और कॉल राइटिंग करीब करीब 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका मतलब ये है कि क्लोजर टू मंथली एक्सपायरी जो कॉल राइटर्स के जोन है वहां पे आपको प्रॉफिट्स भी कैश में कन्वर्ट करने हैं। अप्रोच लाइएगा। निफ्टी के स्टैट्स दिखाइए। देखिए, कल के मूव के बाद
कल आपने क्या किया, आपने 22,200 के कॉलाइटर के ऊपर ओपनिंग दी, आपने 300 यानी दूसरे कॉलाइटर के ऊपर क्लोज दिया। अब कॉलाइटर्स कहां पे प्लेस्ड हैं? बड़ा कॉलाइटर 22,500-600 पे परसिस्ट करता है। ये दो कॉल्स अप्रोक्सीमेटली 1.5 CR का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं, और नीचे पुट राइटिंग आशीष 22,300 पे और 200 पे हुई है। जरा पिरामिड्स लेके आइएगा, और पिरामिड्स के साथ साथ मैं आई थिंक लेवल्स को भी डिफाइन कर देता हूं। क्यों? क्योंकि हम अभी यहां पर ऑप्शन राइटर्स और कुछ एवरेजेस के भी असिस्टेंस लेंगे, मदद लेंगे। 500-600 पे कॉलाइटर हैं और 300-200 पे पुट राइटर हैं, और यही इस बीच के जोन में आपको ट्रेड करना है। बट याद रखिएगा, आप एक सब्सटेंशियल मूव ऑलरेडी ले चुके हैं परसों के यानी शुक्रवार के सेशन में और कल के सेशन में, तो अप्रोच करेगी। ये जो मैंने अभी कहा ना कि पुट राइटिंग हुई है करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। बेस लेके आइएगा। निफ्टी का बेस परसिस्ट करता है बेस 1 करीब करीब 22263 पर और 221 पे। देखिए पुट राइटिंग हालांकि 300 पे भी हुई है, लेकिन 290 पे 300 पे आपका 10-20 डिमा भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ अपने बेस 1 को प्लेस कर रहा हूं। यहां तक के डिप को आपको बाय करना है। इवन 263, 283, 293 विल वर्क। ऊपर की तरफ आशीष, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हमें थ्रेशोल्ड पॉइंट पे ट्रेड करना है 381, 421। ये पहला रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। ये अगर बाइसेक्ट होता है तो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 487, 517 फिर मिलेगा। 517 क्या है? क्योंकि मंथली कॉल राइटर्स यहां परसिस्ट करते हैं, एक बार 517 के ऊपर टिक जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग 610 दे सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब 517 के हम ऊपर टिक जाए। तो टेक्निकली 381, 421 के बाद 487 यहां पे अपने आपको प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना है, और डिप टुवर्ड्स बेस 1 में आपको बाय करना है। रिलायंस के लिए याद रखिएगा, मेरी रणनीति में एक मैं बात कह रहा हूं कि 2980, 3000 इस जोन पे रिलायंस क्या करता है इस 20 रुपए के दायरे में, ये बहुत डिपेंड करेगा। इसीलिए मैं बेस का बखान बार बार कर रहा हूं यहां पर। निफ्टी बैंक कल सिंक हुआ, 20 डिमा पे रेस्ट लिया, फिर स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, क्लोज 48,000 के बेहद नजदीक हुआ। याद रखिएगा अभी भी 48,000 पे सबसे बड़े कॉलाइटर्स प्लेस्ड हैं। और एक और चीज है, ध्यान में रखिएगा कि 48,250 के ऊपर एक गैप परसिस्ट करता है। फिर कह रहा हूं 48,250 के ऊपर एक गैप परसिस्ट करता है। 48,000 से लेकर 48,500 ये पूरा डोमिनेटेड जोन है बाय कॉलाइटर्स। HDFC बैंक का रिवर्सल हमें 200 डिमा से मिला, तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। देखिए रिवॉर्ड बैंक निफ्टी में भी देगा सिर्फ डिप, और वो क्या है? डिप टुवर्ड्स बेस 1, दैट्स 801,639, 10-20 डिमा की ट्रैजेक्टरी। आपको यहां पे 47,500 के पुट राइटर का कन्विक्शन मिल जाएगा, तो उसको बाय कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ये बाय ट्रेड पिक करें, ऑन द हायर साइड ऊपर की तरफ का रेंज देख लीजिए, 48,177, 250 तक का स्विंग मिल सकता है। बट मैं फिर कह रहा हूं कि 250 के ऊपर एक गैप परसिस्ट करता है, गैप अहेड, वो एक क्रिटिकल जोन है। तो जब 250 के ऊपर सस्टेन कर जाए तभी आपको 477 और 538 का स्विंग मिलेगा। अदरवाइज इस ट्रैजेक्टरी में 177, 250 की ट्रैजेक्टरी में कुछ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिएगा। आशीष, बार बार वीरू ने भी रिलायंस का जिक्र करा, उस दिग्गज, उस हेवी वेट पे आज खुलते ही हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे। तो एक काम करा जाए, पहले बाकी के स्टॉक्स न्यूज पे जाऊं उससे पहले इसको एड्रेस कर लिया जाए। कैसे लग रहे हैं नंबर्स? बहुत ही अच्छे, हमेशा की तरह। प्री टैक्स 1 लाख करोड़ का जो बनाया इन्होंने प्रॉफिट। अब इस समय आप देखिए कि ये एनुअलाइज बेसिस में बताया। Q4 के नंबर अगर आप स्टैंड लोन देखें यहाँ पे, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे आमदनी 10.5-11% के आसपास बढ़ के आई है, 2,64,000 करोड़। और सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है इसमें? ऑयल टू केमिकल बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ थी, 42% की ग्रोथ, क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर थे क्रूड के, तो उसकी वजह से मार्जिन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होकर आई और वॉल्यूम भी मिला है। KG D6 से 30 MMS CMD गैस निकल के आ रही है, तो इसीलिए आप एडजस्टेड प्रॉफिट देखेंगे तो 19,000 करोड़ के आसपास बैठता है। ग्रॉस प्रॉफिट तो 21,000 करोड़ के ऊपर निकल गया है। तो ये नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एनुअलाइज बेसिस पे आप देखेंगे तो शायद पहली कंपनी है जिसने 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया 4 क्वार्टर्स का मिला करके, और प्रॉफिट समझा था प्री टैक्स 1 लाख करोड़, अदरवाइज आप देखेंगे तो 80,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया यहाँ पे। रिटेल ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, रिटेल का बिजनेस काफ़ी बढ़ गया है, करीब 10.5-11% की ग्रोथ है, 10.6% प्रिसाइसली, 76,000 करोड़ का।
एनुलाइज बेसिस पे रिटेल का अकेले का रेवेन्यू 3 लाख करोड़ के पार जा रहा है क्रॉस पे, और 18.5% का एबिटा ग्रोथ देखने को मिली है। 562 नए स्टोर खोले, 30 करोड़ रजिस्टर्ड ग्राहक हो चुके हैं रिटेल के। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जियो से इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा। कंज्यूमर बिजनेस ने भी बहुत अच्छा किया। कैंपा कोला जिन्होंने लॉन्च किया था, अब उसकी अकेले की आमदनी जो है 400 करोड़ की है। एफएमसीजी बिजनेस जो कि सिर्फ 1 साल पुराना है, 1.5 साल पुराना, 2022 नवंबर में ये लॉन्च हुआ था। 3000 करोड़ का रेवेन्यू है, और 30 साल पुरानी, कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ खाली, इमामी का 3000 करोड़ का रेवेन्यू है। कॉलगेट जो 80 साल से काम कर रहे हैं, उनका 5000 करोड़ का रेवेन्यू साल भर का, यहाँ 1.5 साल पुरानी कंपनी का 3000 करोड़ का रेवेन्यू है। तो इस तरह की मैसिव ग्रोथ इनके एफएमसीजी बिजनेस से भी आ रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार नंबर आप मान के चलिए, और चाहे क्वार्टरली देखिए चाहे एनुअलाइज बेसिस पे देखिए, पहली कंपनी है भारत की जो प्री टैक्स 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है। ये लीजिए भाई, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स, और इस समय सुबह सुबह जो ताजा ब्रोकरेजेस आ गई हैं मेरे पास, वो भी बता देता हूँ। बर्नस्टीन आउट परफॉर्म का कॉल, 3160 का लक्ष्य। Q4 का बीट एक स्ट्रॉन्ग ENP और O2C ग्रोथ के चलते। मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट का कॉल, 3046 का लक्ष्य। Q4 की अर्निंग्स एक स्लाइड बीट है हमारे एस्टिमेट से। जेफरीज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कह रहे हैं बाय कॉल, 3380 पर शेयर के लक्ष्य हैं। तमाम इन्होंने अपने भी रैशनल दिए हैं। तो ये हो गए रिलायंस। आज इन्होंने FY 25-26 का इबीटा फोरकास्ट अब बढ़ा दिया है, 3% और 1% बढ़ा दिया नतीजों के बाद। तो ये है ब्रोकरेज व्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। अब देखते हैं दिन के दौरान किस तरह का मूव ये स्टॉक डिलीवर करता है। डायरेक्टर साहब करें डिस्क्लेमर, पर हमने तो कुछ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की बात ही नहीं करी, नतीजों का एनालिसिस। फिर भी अबेंडेंट प्रिकॉशन के तौर पे भाई, जिस चैनल पे ये रिजल्ट्स एनालाइज हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व, प्रबंधन, मैनेजमेंट और कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो एक बार जरा आप भी रिव्यू कर लीजिएगा नतीजे, उसके बाद कुछ डिसाइड करिएगा। हर्षदा के पास चला जाए, एक्स ऑफ रिलायंस, बाकी के सारे स्टॉक से न्यूज। हर्षदा कौन कौन से? आज महिंद्रा लॉजिस्टिक्स रेडार पर रखेंगे, जहां पर हमने देखा रेवेन्यू में करीब 14% तक का इजाफा आया है। 1450 करोड़ का ये फिगर है, लेकिन लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। लॉस आया करीब 12 करोड़ का। एबिटा में भी हम देख रहे हैं 11% तक की गिरावट है, 56 करोड़ के आसपास तक का एबिटा। मार्जिन्स 5% से घटकर 4% के नीचे आए हैं। तो प्रेशर देखने को मिला है। ये सप्लाई चेन के बिजनेस में एबिटा लॉस दरअसल बढ़ रहा है, और वो एक ड्रैगर साबित हो रहा है। तेजस नेटवर्क दूसरी तरफ लॉस से अब मुनाफा कमाने लगी है। तो Q4 में कंपनी ने मुनाफा पेश किया है करीब 147 करोड़ का, वर्सेस अ लॉस ऑफ नियरली 11.5 करोड़। रेवेन्यू बढ़कर आया है 1326-27 करोड़ के आसपास। इबिटा लॉस जो पिछले साल इसी तिमाही में 8 करोड़ का था, इबिटा प्रॉफिट है 306 करोड़ का, और मार्जिन्स जो है वो करीब 23% के आसपास आए हैं। नतीजे अच्छे हैं तेजस के। रैलिस इंडिया का लॉस घटा है, तो वो एक अच्छी चीज है। अभी भी लॉस कंपनी पेश कर रही है, लेकिन 69 करोड़ के घाटे के सामने लॉस आया है अब 21 करोड़ का। रेवेन्यू हालांकि दबाव में है 16%। इबिटा लेवल पर 6 करोड़ का मुनाफा वर्सेस 64 करोड़ का लॉस। तो यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश हो रही है इंप्रूवमेंट दिखाने की। केशोराम के केस में भी हम देख रहे हैं लॉस बढ़ गया है। 26 करोड़ का लॉस था पिछले साल इस तिमाही में, 244 करोड़ पर आया है। एबिटा लेवल पर 29% की गिरावट, मार्जिन 10% के 7% पर रह गए। रेवेन्यू महज 1.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर नतीजों में प्रेशर साफ देखने को मिला है। अच्छा, आज दूसरे स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे उसमें आप पेटीएम ध्यान रखिएगा। पेटीएम ने एक नया मेड इन इंडिया साउंड बॉक्स यूपीआई और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के लिए दरअसल लॉन्च किया है। उस लॉन्च पर विजय शेखर शर्मा ने जो प्रेजेंटेशन दी उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे और उसके बाद इन्होंने दूसरे बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है, उससे दरअसल पेटीएम का जो पेमेंट बिजनेस है वो और एम्पलीफाई हो रहा है, वहां पर उनको और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी अब ज्यादा बेहतर सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है। साथ ही साथ उन्होंने मर्चेंट को लेंडिंग पर कहा है कि वो इनिशियल पॉज था आरबीआई की तरफ से, तब इम्पैक्ट आया, लेकिन वो भी पिकअप कर चुका है बिजनेस। तो ये स्टेटमेंट्स भी आई हैं, तो ये स्टॉक रेडार पर रखेंगे।
आइनॉक्स विंड बोनस पर विचार होगा 25 तारीख की बोर्ड बैठक में। पटेल इंजीनियरिंग ने QIP अपना लॉन्च कर दिया है। फ्लो प्राइस 59 रुपीज 50 पैसे है। करीब 500 करोड़ रेस कर रहे हैं। BGR एनर्जी रेडार पर रखेंगे। यूनियन बैंक ने करीब 188 करोड़ के एक्सपोजर को NPA घोषित कर दिया है। तो यूनियन बैंक भी रेडार पर और BGR एनर्जी भी रेडार पर। और जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, जो आप हेडलाइन में कह रहे थे, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, आज नंबर्स आने वाले थे लेकिन वो 150 करोड़ का जो मैटर उभर कर आया है उसके बाद आज की बोर्ड बैठक टल गई है। तो वो भी स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। टाटा कंज्यूमर वैसे नंबर्स के लिहाज से आज निफ्टी की दिग्गज कंपनी है जिस पर सभी की नजरें होंगी। चलिए रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे। साउंड बॉक्स मतलब पेटीएम पे 18 रुपए प्राप्त हुए, वही? हाँ वही वाला। चलिए, अभी तक मेड इन इंडिया नहीं था, ये भी अपन इंडिया में नहीं बनाते थे। अब आज तो लगता तो ऐसा ही है। ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे। तो आज का इवेंट्स कैलेंडर, तो ऐसे तो मेरी गाड़ी में मैप भी वो विदेशी है। ब्रेक के उस पर इवेंट कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रेटजी। मैप में इंडिया वाला नहीं है क्या? है पर बोलता अंग्रेजी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन मंगलवार है भाई। हाँ, वो फिर से हनुमान जयंती भी है आज। नतीजों में टाटा कंज्यूमर निफ्टी की अब वायदा में 2 ही रह गए, ICICI प्रू और MCX। M&M फाइनेंशियल आना था, अब वो टल गया है। वो देख खाली भी रख दिया डायरेक्टर साहब ने। वाह, ये रिक्त हो गया स्थान। कुछ कैश वाली में 361 का, साइंट DLM का, हुत्तमा की, महिंद्रा EPC, नेल्को, टाटा एलेक्सी, इन सब के नंबर्स आ रहे हैं। तो आज फिर रिजल्ट सीधा अब बढ़िया पिकअप हो रहा है। सद्भाव इंजीनियरिंग की बोर्ड मीट है। फंड रेजिंग पर प्रमोटर एंटिटीज को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स डेट्स हैं। अनूप इंजीनियरिंग 1:1 का बोनस आज एक्स डेट है। एस्टर DM 118 रुपए का स्पेशल डिविडेंड आज एडजस्टेड नजर आएगा, एक्स डेट है। और ऐसे ही और भी हैं, वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। MCX, इसके रिजल्ट्स तो आने ही आने हैं, प्लस ये आज से नेचुरल गैस मिनी ऑप्शंस और क्रूड ऑयल मिनी ऑप्शंस लॉन्च करने जा रहा है। प्राइमरी मार्केट्स में हलचल लौटेगी काफी दिनों बाद। वैसे वोडाफोन आइडिया भी तो फिर फॉलो ऑन है, लेकिन वो भी इसी हलचल का पार्ट था। बढ़िया रहा। अब तो सुबह रात में निपटा दिया, लेट नाइट अपडेट आ गई, 11 रुपए का इशू प्राइस। खूब तगड़ा QIB का रिस्पॉन्स है। वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। JNK इंडिया आज से IPO खुलने जा रहा है। 25 अप्रैल यानी कि थर्सडे को बंद होगा। 395 से 415 रुपए का प्राइस बैंड है। 650 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। ये जो बनाती है, ये किसी BHEL, किसी थर्मैक्स से कंपीट करती है। इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे मुनाफे की तैयारी में। हमारा सर्विसेज PMI 10:30 बजे आना है। उसके साथ साथ फिर कंपोजिट PMI आ जाएगा। ये PMI जो है दुनिया भर का आना है। जापान का कंपोजिट, यूरोजोन का, UK का, US का, सबके कंपोजिट PMIs आने हैं। हांगकांग का इन्फ्लेशन का नंबर साथ में आना है और US में बिल्डिंग परमिट्स और न्यू होम सेल्स के नंबर्स आने हैं। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज एयर इंडिया से कार्व आउट हुई थी, उनके MRO ऑपरेशंस सरकार के पास ही हैं। इनके एम्प्लॉयज ने धमकी दी, आज से स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हड़ताल पे। तो अभी विस्तारा की दिक्कतें आपने झेली थी, अब नई दिक्कतों की शुरुआत है। अनटिल कुछ रिजॉल्व हो जाए, अब तक तो कोई अपडेट नहीं है स्ट्राइक पे। ये और अब ये सरकार के पास ही है। ये सरकार के पास। ये करते क्या है? MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल के ऑपरेशंस। तो कोई जरूरी है एयर ना इंडिया के कराए साथ तो? थे। एयर इंडिया जब टाटा ने खरीदी तो MRO ऑपरेशन नहीं खरीदे थे, वो कार्व आउट हो गए थे अलग से। तो ये वो ऑपरेशंस हैं MRO के। अब ये बड़ा प्लेयर है और वो कह रहे हैं भाई हमारी वेलबींग और प्रोफेशनल ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, इसीलिए स्ट्राइक पे जा रहे हैं। एयर इंडिया से याद आया, अभी मैं वीरू के पास जाऊंगा। वीरू भी कुछ लेकर आए एयर इंडिया के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि एड्स का केस लाइंड अप है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण साहब को ऑर्डर्ड है कि वो कोर्ट्स में अपियर होंगे। आज इंग्लिश लैंग्वेज डे है। आप कुछ अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे? ठीक है, मैं ही बोल देता हूं। बोलो। विलियम शेक्सपियर साहब का आज बर्थडे और साथ साथ मेरे ख्याल से आज डेथ एनिवर्सरी भी होती है, इसीलिए वो इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है।
कई सारे इंग्लिश के वर्ड्स की देन वहीं से आई है सर में, उनके प्लेज, उनकी स्क्रिप्ट से। आज वर्ल्ड बुक डे भी है और मुंबई वालों के लिए, सॉरी मैंने अपफ्रंट नहीं बताया, नहीं तो आप शो छोड़ के भाग जाते। इंपॉर्टेंट है, कई सारे एरियाज, मलाड, गोरेगांव, कांदिवली, मतलब वेस्टर्न सर्बर्स के बहुत सारे एरिया 100% वाटर कट है 24 घंटे के लिए। पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा। अब आप जाओ भर लो, लेकिन मैंने कहा अपफ्रंट बता देता तो गड़बड़ हो जाता, कोई शो में रुकता ही नहीं। अच्छा आज का, अच्छा एयर इंडिया से याद है, पहले वीरू के पास चला जाए, एक इमेज स्क्रीन पे लेकर आइएगा प्लीज। ये मुंबई एयरपोर्ट से मेरे ख्याल से एयर इंडिया के बोइंग 747 की आखिरी उड़ान भरी गई कल। मेरे वो सोशल मीडिया पे आता हुआ देखा था, जब वो उसके वो वीरू क्या कहते हैं, वो विंग्स फड़फड़ा रहे, बाय बाय टाइप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, है ना वीरू? हाँ। इस फॉर्मेशन को बोलते हैं विंग वेव। जब कोई भी एयरक्राफ्ट डिसमेंटल होने जा रहा होता है, अपनी सर्विसेज का अंत करता है, ये बोलते हैं एक बार लेफ्ट झुका, उसके बाद राइट झुका, और फाइनली विंग वेव करके मुंबई एयरपोर्ट पे जो पार्क थे, ये 3 क्वीन जिसे बोलते थे, वो ये आखिरी जहाज था और इसने फाइनल टेक ऑफ लिया कल 10:47 पे। अब ये यहाँ से यूएस चला गया। मतलब 3, मेरे ख्याल से 3 या 4 एयरक्राफ्ट थे और 2 उसमें से डिसमेंटल हो जाएंगे स्पेयर्स के लिए और बाकी 2 कार्गो में कर दिए जाएंगे। यानी मार्च 22, 1971 इतने साल सेवा में रहने के बाद मेरे ख्याल से लास्ट 10 साल इसने VIPs को, प्राइम मिनिस्टर्स को और प्रेसिडेंट को ट्रैवल कराया, लेकिन फाइनली अंत कल किया रखा। कितने साल से था ये? क्योंकि अब बोइंग ने भी 50 साल बाद इसका, 50 साल, ये 1971 से, मैंने तो आज तक डबल डेकर 71 वाला नहीं से देखा। लगभग। 50 साल तक रहा, देखा नहीं। अरे आशीष, ये डिसमेंटल तो खड़ा रहेगा एयरक्राफ्ट तो अभी। यही था, हैं? एयरक्राफ्ट तो यही था। नहीं, 2 कार्गो में बन जाएंगे और 2 डिसमेंटल हो जाएंगे, क्योंकि अब ये जहाज का प्रोडक्शन खत्म हो गया, तो वर्ल्ड में जितने भी ये चल रहे हैं उनको स्पेस देने पड़ते हैं ना। एयरक्राफ्ट यही था आशीष। आप इसकी फ्रंट सीट पे बैठिए और बैक सीट पे बैठिए, वो जो वाइब्रेशंस फील होती थी ना टेक ऑफ और लैंडिंग में, गजब था ये। वाइब्रेशन होना तो अच्छी बात नहीं है ना, पर मैं डबल डेकर में बैठा हूँ, अरे नहीं, बेस्ट की। यार वैसे आखिरी जो बात होती थी ना, आपने एक दिन दिखाया था कि काली पीली टैक्सी मुंबई में आखिरी बंद। हाँ। भाई साहब, मैं अभी 2 दिन पहले बैठा हूँ। यार काली पीली मतलब वो पद्मिनी, Fiat। प्रीमियर पद्मिनी, फिएट, मैं उसमें हुआ क्या, घर के सामने खड़ी थी, मैं बैठ गया धर उसमें। लेते, तो उसने चलान बोला काट दो टैक्सी पूरी मुंबई में जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से चल रही हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर से चल रही है। क्योंकि उनका टाइम पूरा नहीं हुआ है। मैंने फोटो खींची सॉरी, एक। वो वाली खबर को वापस लेते, ये तो पक्का सच है। ये तो 2 ही 4 है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा नहीं। अच्छा, क्योंकि भाई बहुत ओवर जा रहा है, कमोडिटी स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा हूँ। केडिया कमोडिटी के अजय केडिया साहब मदद करिए। उन्होंने ये जो सोने की चिंता जाहिर कर रहे थे, केडिया साहब की तरफ से आ गया कॉल, बेचिए सोना और बेचिए 71,750 के स्टॉप के साथ। कच्चे तेल में खरीदारी करने का कॉल है और वहां पे आप लगाइए अपने स्टॉप लॉसेज 840, नहीं, कच्चे तेल में स्टॉप लॉसेज दिखाइएगा 6650 के आसपास के सोच पे। तो रखिए भाई ये ट्रेड रडार पे। छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट से संकेतों के साथ, हल्के हरे निशान। अरे यार तो ठंडा पड़ने लगा। फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन इस समय